रिवाइज करते हैं सबसे पहले कि कितना हमने अब तक किया, उसके बाद हम आज वाला कंसेप्ट करेंगे अपना। चैप्टर 1 था नेचर, स्कोप एंड ऑब्जेक्टिव। उसके बाद हमने डेफिनेशन पढ़ा था। डेफिनेशन क्या होता है, ऑडिट की डेफिनेशन क्या है, इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन है एंटिटी का, चाहे एंटिटी प्रॉफिट ओरिएंटेड हो या फिर प्रॉफिट ओरिएंटेड ना भी हो, कोई भी साइज हो, कोई लीगल फॉर्म हो। क्यों करते हैं हम ऑडिट? ताकि हम उसके ऊपर एक ओपिनियन एक्सप्रेस कर सकें। अगर ऑडिटर ये एक्सप्रेस करना चाह रहा है कि जो हमारी एफएस वो किसी को भी मिसलीड नहीं कर रही है, तो उसको क्या क्या चीजें देखनी पड़ेंगी? सबसे पहले क्या देखना पड़ेगा, जो अकाउंट्स है तो बुक्स ऑफ एंट्रीज के अकॉर्डिंग बने हैं, एंट्रीज के सपोर्टिंग एविडेंसेस हैं, कोई भी एंट्रीज ओमिटेड नहीं है, जो भी इंफॉर्मेशन कन्वेट करी गई है एफएस में वो क्लियर एंड अनएम्बिगियस है, एफएस प्रॉपर्ली क्लासिफाइड, डिस्क्राइब और प्रॉपर्ली डिस्क्लोज है, एवरीथिंग इज प्रॉपर्ली डिस्क्लोज, एंड स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स ट्रू एंड फिर पीछे रिप्रेजेंट कर रही है। अब कुछ हमारे मल्टीपल डिसिप्लिनरीज थे जो आपको याद करने हैं, मतलब देखने हैं, रीडिंग कर लेना सिर्फ इनका। उसके बाद था ऐसे 200। व्हाट इज 200? 200 इज ओवरऑल ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटर। ऑडिटर के ओवरऑल ऑब्जेक्टिव क्या है? सबसे पहला क्या है, उसकी रीजनेबल एश्योरेंस लेनी है। सेकंड, एक ओपिनियन एक्सप्रेस करना है। थर्ड, एक रिपोर्ट इशू करनी है। एंड फोर्थ, रिपोर्ट बना के उसको कम्युनिकेट करनी है। रीजनेबल एश्योरेंस क्या होता है? रीजनेबल एश्योरेंस होता है कि उसको हाई लेवल एश्योरेंस लेनी है, 100% नहीं लेनी बट हाई लेवल लेनी है। बट 100% नहीं हो सकती बिकॉज एब्सोल्यूट में ये डील बिल्कुल भी नहीं करता है। देन स्कोप ऑफ ऑडिट। अब स्कोप क्या होता है कि क्या ऑडिटर कर सकता है, क्या ऑडिटर नहीं कर सकता, क्या कर सकता है? सबसे पहला, वो ऑडिट इस तरह से डिसाइड करेगी कि सारी सारी एक्सपेक्ट कवर हो जाए। सेकंड, रिलायबिलिटी चेक करेगा। थर्ड, सफिशिएंसी चेक करेगा। एंड फोर्थ, डिस्क्लोजर्स चेक करेगा कि जो डिस्क्लोजर्स है वो प्रॉपर्ली एज पर एएस है या नहीं है। एंड विच आर थिंग्स विच आर नॉट इंक्लूडेड इन द स्कोप ऑफ द ऑडिटर। फर्स्ट इज, जो उसके डोमेन से बाहर है वो इसके अंदर इंक्लूड नहीं किया जाएगा। वो कोई एक्सपर्ट नहीं होता ऑथेंटिकेट करने के लिए, और ऑडिट कोई भी इन्वेस्टिगेशन नहीं है तो इन्वेस्टिगेटर वाले वो कोई भी काम नहीं करेगा। देन रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ फाइनेंशियल प्रिपरेशन, वी कैन से दैट बुक कीपिंग और अकाउंटिंग की उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं होती है। अब जैसा कि हमने पढ़ा कि वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं लेता, क्यों? क्योंकि कुछ इनहेरेंट लिमिटेशंस होती हैं ऑडिट में, जिसकी वजह से वो एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले पाता। और वो इनहेरेंट लिमिटेशन कहाँ कहाँ से राइज होती है वो मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहला, नेचर ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग से। सर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग कैसे? क्योंकि फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में काफी सारे जजमेंट्स इन्वॉल्व होते हैं, जिस जजमेंट्स की वजह से वो कभी भी एब्सोल्युटली विश्वास नहीं ले पाता कि वो जजमेंट हमेशा सही ही होंगे। सेकंड, नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स। नेचर ऑफ ऑडिट प्रोसीजर्स क्या होता है कि कई बार ऐसा होता है कि हम प्रोसीजर्स नहीं लगा पाते या प्रोसीजर लगाते हैं पर वो इफेक्टिव नहीं होते, जिसकी वजह से हमें 100% वेरिफिकेशन नहीं मिलती, एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। तो उसी वजह से भी वो ऑडिटर कभी भी एब्सोल्यूट एश्योरेंस नहीं ले सकता। दो तरह की लिमिटेशंस होती है, प्रैक्टिकल और लीगल। प्रैक्टिकल क्या होता है कि ये ऑडिटर के लिए प्रैक्टिकल ही नहीं कि वो कर पाए कुछ। लीगल मतलब ये लॉ ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर रखा है कि ये काम आप नहीं कर सकते, जैसे इन्वेस्टिगेटर्स की पावर। थर्ड इज नॉट इन द नेचर ऑफ इन्वेस्टिगेशन। अब एक ऑडिटर, मैंने आपको बोला कि एग्जामिनर होता है, इन्वेस्टिगेटर नहीं होता। अब वो इन्वेस्टिगेटर नहीं होता, सो हाउ कैन ही ऑब्टेन द एब्सोल्यूट एश्योरेंस? फोर्थ इज टाइमलीनेस ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड डिक्रीज इन रेलेवेंस ऑफ इंफॉर्मेशन ओवर द टाइम। अब इसने क्या बात बोला है, अगर मान लो मैंने प्रायर पीरियड्स में, पास्ट पीरियड्स में कोई भी फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन गेन की थी और वही मैं फ्यूचर्स पीरियड में चलाना चाह रहा हूं, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता। कि टाइमलीनेस का क्या मतलब है? टाइम पैसेज होने के अनुसार जो इन्फॉर्मेशन का रेलेवेंस है वो हमेशा डिक्रीज होता जाता है। देन फ्यूचर इवेंट्स। फ्यूचर इवेंट्स क्या होता है? अब एंटिटी है उसके अंदर काफी सारी फ्यूचर एजम्पशंस होती है, जैसे गोइंग कंसर्न एजम्पशंस होगी, तो ऑडिटर उसके ऊपर भी कभी भी 100% एश्योरेंस नहीं लेगा, क्योंकि कल को कोई भी बिजनेस रिस्क आ सकता है जिसकी वजह से बिजनेस हैम्पर हो सकता है। देन फिफ्थ इज व्हाट इज एंगेजमेंट। एंगेजमेंट क्या होता है? एंगेजमेंट होता है टू डू समथिंग, मतलब एंगेजमेंट टू डू समथिंग। मतलब अगर मैं किसी के साथ एग्रीमेंट करता हूँ, फॉर्मल एग्रीमेंट कुछ करने का, कोई सर्विसेज प्रोवाइड करने का, ऑडिटिंग सर्विसेज प्रोवाइड करने का, then we are covered under the engagement, and the agreement through which we are entered into an engagement are called as engagement letter. Okay, then external होनी चाहिए, वो हमेशा एक्सटर्नल क्यों होनी चाहिए? ताकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस मेंटेन रहे। देन बेनिफिट ऑफ ऑडिटिंग। ऑडिटिंग के बेनिफिट क्या है? सबसे पहला, हाई क्वालिटी इंफॉर्मेशन पास करना, कॉन्फिडेंस इंक्रीज करता है ये। देन जो शेयर होल्डर्स का इंटरेस्ट होता है वो प्रोटेक्टेड रहता है। देन एम्प्लॉयज को मोरल चेक करता है कि वो फ्रॉड कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। गवर्नमेंट अथॉरिटीज को हेल्पफुल होता है, लेंडर्स को हेल्पफुल होता है। देन फ्रॉड और एरर को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, और पता लग जाता है कि जो वेरियस कंट्रोल्स एंटिटी में वो एग्जिस्ट करते हैं नहीं करते, प्रॉपरली काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब उसके बाद हमारा पॉइंट था वेदर द ऑडिट इज मैंडेटरी और वॉलंटरी। ये वॉलंटरी या फिर मैंडेटरी है? सर ऐसा हम ना कभी भी ऐसे नहीं बोल सकते कि वो 100% कंपलसरी है या 100% वॉलंटरी है। सर ये डिपेंड अपॉन केस टू केस कि वो वॉलंटरी है मैंडेटरी है। अगर वो कंपनीज एक्ट है तो वो मैंडेटरी होती है, बट अगर नॉन कंपनीज या फिर कोई और टैक्स लॉ में रजिस्टर्ड है तो वो वॉलंटरी भी ऑडिट करवा सकते हैं, इरिस्पेक्टिव ऑफ देयर टर्नओवर और एनी अदर मैंडेशन। तो यहाँ तक अपना कल हुआ था, इसमें कोई डाउट हो तो मुझसे पूछो आप लोग। एनी डाउट? हाँ सर। ओके। अब आफ्टर दैट अपना कंसेप्ट क्या है, हु अपॉइंट्स एन ऑडिटर। ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? देखो ये हम ना ऑडिट एंड ऑडिटर्स वाले चैप्टर्स में भी पढ़ चुके हैं, जो हमने लॉ में किया था कि ऑडिटर को कौन अपॉइंट करता है। बेसिक सी बात होती है, शेयर होल्डर्स अपॉइंट करते हैं। पहला ऑडिटर है तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स अपॉइंट करते हैं।
तो यहाँ हम देखने वाले हैं कि परफेक्टली क्या कहा गया है कि ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है। जनरली एन ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय द ओनर्स और इन सम केसेस बाय कॉन्स्टिट्यूशनल और गवर्नमेंट अथॉरिटीज। जनरली ओनर्स उसको अपॉइंट करते हैं, दैट इज शेयर होल्डर्स वी कैन से। और कई बार गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी उसको अपॉइंट कर सकते हैं। सर गवर्नमेंट अथॉरिटीज कौन सी? जैसे सी एंड ए जी। हमने पढ़ा था कि हाँ गवर्नमेंट कंपनी है तो उसको ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है? गवर्नमेंट अथॉरिटी अपॉइंट करते हैं, सी एंड ए जी। हाउएवर इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनी की बात लिखी हुई है नीचे, इसको एक्सप्लेन करने की बजाय, इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज इन इंडिया ऑडिटर इज अपॉइंटेड बाय सी एंड ए जी एन इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी ऑफ द इंडिया। ऑडिटिंग की जो कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटी है वो भी कई बार अपॉइंट कर सकती है। किस केस में? ओनली इन केस ऑफ गवर्नमेंट कंपनीज। Take care of a firm who engage an auditor to audit its account. In such a case, auditor is appointed by the partner of a firm. अब यहाँ पे बात है वो हमारी कंपनीज की है कि कंपनीज के केस में कौन अपॉइंट करेगा, और यहाँ केस है फर्म का कि फर्म के केस में उसको कौन अपॉइंट करेगा। और फर्म का केस है तो वहां पे जो हमारे पार्टनर्स होते हैं वो भी अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये हमारा कंसेप्ट था। ऑडिटर कौन अपॉइंट करेगा? जनरली ओनर्स, या फिर ओनर्स में दो चीज आ जाती है, बीओडीज या फिर शेयर होल्डर्स एज पर द नेचर ऑफ द कंपनी। अगर गवर्नमेंट कंपनी है तो सी एंड ए जी, एंड फर्म है तो पार्टनर्स। नाइन्थ पॉइंट इज टू हुम द रिपोर्ट इज सबमिटेड बाय द ऑडिटर। अब को ऑडिटर किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा? टू हुम, किसको अपनी रिपोर्ट सबमिट करेगा? द आउटकम ऑफ द रिपोर्ट, द आउटकम ऑफ एन ऑडिट इज रिटन रिपोर्ट इन विच द ऑडिटर एक्सप्रेस एन ओपिनियन। अब ऑडिट हुई है तो जो उसका आउटकम होगा, जो उसका कंक्लूजन होगा वो क्या है? एक ऑडिट रिपोर्ट है, गॉट इट, जिसके अंदर वो अपना ओपिनियन डालता है। द रिपोर्ट इज सबमिटेड टू द पर्सन मेकिंग द अपॉइंटमेंट। अब रिपोर्ट जो है ये वो किसको दी जाती है? जिस पर्सन उसको अपॉइंट किया था। सर जैसे अगर मान लो सी एंड एजी ने उसको अपॉइंट किया था तो रिपोर्ट किसको भेजेगा? वो सी एंड एजी को। अगर मेंबर्स ने अपॉइंट किया तो रिपोर्ट किसको भेजेगा? मेंबर्स को। एज यू स्टडीड इन चैप्टर नंबर 10 ऑफ लॉ कि जो ऑडिटर होता है गवर्नमेंट कंपनी का वो सी एंड एजी को हमने रिपोर्ट सबमिट करता है और सीएजी 60 डेज के अंदर अंदर सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। शायद आपको याद होगी ये बात। ओके तनिषा, चैप्टर नंबर 10 ऑफ लॉ में हमने एक बात पढ़ी थी कि जो हमारा ऑडिटर है गवर्नमेंट कंपनी के केस में वो अपनी रिपोर्ट सीएजी को सबमिट करेगा, जो कि सीएजी 60 डेज के अंदर अंदर फिर सप्लीमेंट्री ऑडिट कंडक्ट करवा सकता है। राइट। तो यहाँ पे वही पर्सन वही बात बोलेगी पॉइंट 9 में कि किसको रिपोर्ट सबमिट होगा। अगर मान लो नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, अदर देन गवर्नमेंट कंपनी है तो ओनर्स को जाएगी रिपोर्ट। अगर वहां पे गवर्नमेंट कंपनी है तो किसको चली जाएगी? सी एंड एजी को चली जाएगी। ये बात होता है। गॉट इट। तो ये हमारे दो पॉइंट्स में भी कि कौन ऑडिटर को अपॉइंट करेगा और किसको हमें रिपोर्ट सबमिट करनी है। देन 10th पॉइंट इज मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। पहले हम इसका कंटेंट पढ़ते हैं, उसके बाद मैं आपको समझाऊंगा कि एक्चुअल में एश्योरेंस एंगेजमेंट होता क्या है। एश्योरेंस एंगेजमेंट मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर express a conclusion designed to enhance the degree of confidence of the intended users other than the responsible party about the outcome of the evaluation or measurement of a subject matter against the criteria। एक बार इसको दोबारा से पढ़ते हैं और हाईलाइट करते हैं इसको। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या है? मीन्स एन एंगेजमेंट इन विच प्रैक्टिशनर एक्सप्रेस एन कंक्लूजन designed to enhance the degree of confidence of the intended users about the outcome of the evaluation of the subject matter। अब यहाँ पे आप लोग एक बात देखो क्या बोला गया है। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है पहले ये समझिए। एश्योरेंस एंगेजमेंट होता है, लेट्स यहाँ पे मिस्टर एक्स है, मिस्टर एक्स ए बी सी प्राइवेट लिमिटेड की ऑडिट करने के लिए अपॉइंट हुआ है। अब जब वो ऑडिट कर लेगा पूरी, जब ऑडिट पूरी कर लेगा अपनी, तो उसके ऊपर क्या क्या देगा? ये रिपोर्ट देगा। बट रिपोर्ट देने से पहले वो क्या लेगा सामने वाले से? दैट इज एश्योरेंस। एश्योरेंस मतलब वो विश्वास लेगा कि इसकी एफएस ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। इसी को बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट, जहां पे एक पर्सन अपॉइंट किया जाता है ताकि वो अश्योरेंस लेके एक अपना ओपिनियन दे सके, उसको बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब यहाँ पे दो बातें हुई है। पहले तो ये एंगेजमेंट होती है इन विच प्रैक्टिशनर, प्रैक्टिशनर कौन यहाँ पे? दैट इज ऑडिटर। यहाँ पे ऑडिटर एक कंक्लूजन एक्सप्रेस करता है ताकि इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। अदर देन एंटिटी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होती है? एंटिटी जिसके लिए मैं ऑडिट कर रहा हूं। अबाउट द आउटकम ऑफ द इवैल्यूएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। यहाँ पे ना मैं आपको तीन चीजें बताऊंगा, दोबारा से सुनना ध्यान से एक बार। यहाँ पे तीन वर्ड्स हमारे अलग अलग इंक्लूड हुए हैं। पहला है प्रैक्टिशनर,
सेकंड हमारा है इंटेंडेड यूजर्स, थर्ड अपना है रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एंड फोर्थ अपना है सब्जेक्ट मैटर। अब एश्योरेंस की डेफिनेशन ने क्या बोला है कि जो प्रैक्टिशनर है वो एश्योरेंस लेगा। अब सर प्रैक्टिशनर कौन? दैट इज ऑडिटर। एश्योरेंस लेके वो एक ओपिनियन देगा जिससे कि इंटेंडेड यूजर्स का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। इंटेंडेड यूजर मतलब जैसे हमारे हो गए शेयर होल्डर्स या फिर बैंक्स। रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन? क्लाइंट, जिसके लिए मैं ऑडिट कर रहा हूं। एंड सब्जेक्ट मैटर क्या? फाइनेंशियल स्टेटमेंट। ये तनिषा में टर्म आप याद करना। सब्जेक्ट मैटर मतलब फाइनेंशियल स्टेटमेंट। मैटर होता है कि जिसके ऊपर मैं अपने एफर्ट डालना चाह रहा हूँ। रिस्पॉन्सिबल पार्टी जिसके लिए ऑडिट कर रहा हूँ दैट इज क्लाइंट। इंटेंडेड यूजर मतलब जिसके लिए हम रिपोर्ट बनाएंगे दैट इज जिसको वो एड्रेस करना चाह रहे हैं दैट इज थर्ड पार्टी वी कैन से। एंड प्रैक्टिशनर वी कैन से ऑडिटर। अब डेफिनेशन को दोबारा से रीड करके, डेफिनेशन काफी इंपॉर्टेंट है और आपको ये याद होनी चाहिए। ओके देखिए दोबारा से एक बार। एश्योरेंस एंगेजमेंट means an engagement in which a practitioner express an opinion या express an conclusion to enhance the degree of confidence to the intended users। मतलब एश्योरेंस एंगेजमेंट एक ऐसी एंगेजमेंट है जिसमें प्रैक्टिशनर अपना एक ओपिनियन देता है जिससे कि सामने वाले का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है अबाउट द आउटकम ऑफ द इवेल्युएशन ऑफ द सब्जेक्ट मैटर। जो सब्जेक्ट मैटर मैंने वेरीफाई किया, जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट मैंने वेरीफाई किया, उसको इवेल्युएट करके जो मेरे पास आउटकम आया है उसके ऊपर मैं क्या दूंगा? एक कंक्लूजन दूंगा जिससे सामने वाले का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। अगेंस्ट द क्राइटेरिया, क्राइटेरिया मतलब है एसेस, मतलब एसेस को फॉलो करके मैं सब्जेक्ट मैटर को टेस्ट करूंगा, टेस्ट करके मैं कंक्लूजन दूंगा और कंक्लूजन देने के बाद हमारा कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाएगा। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? एश्योरेंस एंगेजमेंट। समझ आया? कोई डाउट इसमें हो तो मुझे बताओ, आई एम वेटिंग फॉर दैट। नो सर। ओके देन our point of view is that what is the elements of assurance engagement। एश्योरेंस एंगेजमेंट के क्या क्या एलिमेंट्स होंगे? एश्योरेंस एंगेजमेंट में कौन कौन इंक्लूड होगा या फिर कौन कौन कवर होगा? फर्स्ट इज assurance engagement is an third party relationship, three party relationship। Tanisha, can you please tell me how it is third party या three party? How it is three party agreement? बताओगे प्लीज कि जो हमारी एश्योरेंस एंगेजमेंट है, जो हमारी ऑडिट एंगेजमेंट है, वो थ्री पार्टी एग्रीमेंट कैसे है? तनिषा कुछ तो बोलो, क्योंकि गलत जो सही। क्योंकि जो ऑडिटर होता है वो आउटसाइडर होता है, मतलब फर्म का नहीं होता है, तो वो ठीक है, थर्ड पार्टी हो गई। ओके चलो ठीक है, आपका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ गया। देखो बट तनिषा ये नहीं है जो आप बोल रहे हो। यहाँ पे हम बोल रहे हैं कि एश्योरेंस जो एंगेजमेंट है वो क्या है? वो थ्री पार्टी रिलेशनशिप है। मतलब तीन पार्टी जिसके अंदर इंक्लूड होती हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर। फर्स्ट पार्टी कौन सी? ऑडिटर। सेकंड पार्टी कौन सी? क्लाइंट। एंड थर्ड पार्टी कौन सी? यूजर्स। तो दैट्स व्हाई वी कैन से एश्योरेंस एंगेजमेंट इज एन थ्री पार्टी रिलेशनशिप। अब आया समझ आपको किस पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा था ये? थ्री पार्टी यस रिलेशनशिप। सर। पहला प्रैक्टिशनर, फिर रिस्पॉन्सिबल पार्टी। रिस्पॉन्सिबल पार्टी मैंने आपको बताया कौन होता है, दैट इज क्लाइंट एंड द इंटेंडेड यूजर्स। यहाँ तनिषा जो हम पढ़ रहे हैं ना वो एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट के, कि एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर कौन कौन पर्सन इंक्लूड होते हैं, क्या क्या फीचर्स होते हैं उसके, क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं उसकी। पहली कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है कि उसके अंदर थ्री पार्टीज होती हैं, मैंने आपको बताया। फर्स्ट इज प्रैक्टिशनर, सेकंड इज क्लाइंट दैट इज रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एंड थर्ड इज इंटेंडेड यूजर्स। सेकंड, एन एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। तनिषा एक बात बताओ, क्या विदाउट एफएस आप ऑडिट कर पाओगे? नो सर। डेफिनेटली तो सब्जेक्ट मैटर होना जरूरी है, तो ये भी इसका एक एलिमेंट है। दैट एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर मतलब एप्रोप्रिएट हमारे पास फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होना जरूरी है। थर्ड इज सुटेबल क्राइटेरिया। अब तनिषा आप एक चीज बताओ, जैसे मान लो आप एक कंसल्टेंट कंसल्टेंट हो, सीए, और मेरी कंपनी है। अब मैं आपको अपॉइंट कर रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं तनिषा, आप ना मेरी कंपाइलेशन में हेल्प करो
कि टर्नओवर कैसे रिकॉर्ड करनी है, इन्वेंट्री कैसे रिकॉर्ड करनी है, बोरोइंग कैसे रिकॉर्ड करनी है। तो आप मुझे ये बताओ, क्या आपको इन चीजों का नॉलेज होगी तब भी आप मुझे सजेस्ट कर पाओगे ना? मतलब जब आपको कंप्लीट एस की नॉलेज होगी तब भी आप मुझे कंसल्ट कर पाओगे, बिना उसके क्या आप यस। कंसल्ट कर पाओगे मुझे? नो सर। नहीं। तो वैसे ही अगर ऑडिट करनी है तो हमारे पास सुटेबल क्राइटेरिया होना चाहिए, दैट इज स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग। ये मैंने फर्स्ट क्लास में बताया था। अगर एफएस हमें बनानी है तो उसके लिए हम एएस फॉलो करते हैं, और उसी एफएस को अगर हमें ऑडिट करना है तो हम स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग फॉलो करते हैं। ये बताते हैं कि एक पर्सन को ऑडिट किस तरह से करनी है, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं, क्या क्या स्टेप्स फॉलो करने हैं, वो एसएस बताते हैं। तो मेरे पास सुटेबल क्राइटेरिया भी होना चाहिए जब एक मैं वो एक ऑडिट कर पाऊंगा। फोर्थ इज रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट क्या होता है? एलिमेंट है ये भी कि मुझे एक रिपोर्ट फॉर्म करनी है। एंड फाइव इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, और मुझे एविडेंसेस भी ऑब्टेन करने हैं। ये कंप्लीट हमारे एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। कि एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या चीजें इंक्लूड होती हैं? फर्स्ट इज फर्स्ट इज इट इज द थ्री पार्टी पार्टी रिलेशनशिप। रिलेशनशिप। बोलते रहो सामने जब याद होंगी चीजें। सेकंड इज सब्जेक्ट मैटर। मैटर होना जरूरी सब्जेक्ट। है इसमें। एंड थर्ड इज मेरे सुटेबल। पास सुटेबल क्राइटेरिया। क्राइटेरिया मतलब एसेस एसेस, होने चाहिए। मतलब जो भी रूल्स फॉलो करने हैं मुझे। फोर्थ इज रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। yes return, not return, it's return assurance, we can say audit report. And then is sufficient and appropriate audit evidences. क्यों? क्योंकि मैंने एविडेंसेस ही नहीं लिए तो मैं रिपोर्ट नहीं दे पाऊंगा। तनिषा, डू यू नो व्हाट इज सफिशिएंट एंड व्हाट इज अप्रोप्रिएट? मेरे ख्याल से आपको नहीं पता होगा शायद। सर नहीं पता। देखो तनिषा, इसने जो एलिमेंट बोला है, एलिमेंट में क्या बोला कि एश्योरेंस एंगेजमेंट के अंदर जो एक ऑडिटर है ना वो एविडेंसेस लेने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, बट नॉट ओनली एविडेंसेस, इट इज sufficient and appropriate audit evidences. अब तनिषा एक मेरी बात बताओ, आप ये दोनों का मतलब मैं आपको समझाता हूँ कि ऑडिट एविडेंसेस तो आप समझ गए होंगे क्या होता है, बट हाउ इट विल बी सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ये मुझे आपको समझाना है। अब लेट्स से एक परचेज फाइल है जिसके अंदर 5,000 इनवॉइसेज है। ओके। अब एक यहाँ पे सीए तनिषा है जिंदर, इन्होंने परचेज फाइल में से सिर्फ 50 इनवॉइसेज वेरीफाई किए। तनिषा, इज इट सफिशिएंट? नो सर। तो आपके अनुसार सफिशिएंट कितने होने चाहिए, मतलब एटलीस्ट कितने वेरीफाई करोगे 5,000 में से? एटलीस्ट 50% तो होना ही चाहिए। आपके अनुसार मतलब लगभग 2 से 2,500 तो नहीं चाहिए हमें। हम्म। ठीक है, तो जो आपने एविडेंसेस लिए क्या वो सफिशिएंट थे? नो सर। नहीं। तो ऑडिट एविडेंसेस कैसे होने चाहिए? सफिशिएंट होने चाहिए। सफिशिएंट। ठीक है। तनिष्क एक बात सुनो, चलो आपने 2,000 ले लिए तो 2,000 तो सफिशिएंट है, हम्म। बट एक बात बताओ, उसमें से मेजर इनवॉइसेस कोई 10 रुपए का है, कोई 20 रुपए का है, कोई 100 रुपए का है, कोई 1,000 रुपए का है, कोई 10,000 रुपए का है। जो बड़े अमाउंट के थे, लाख वाला था जो 1 लाख का था, 10 लाख के थे, 20 लाख के थे, या फिर 50,000 के थे, वो सारे आपने छोड़ दिए। क्या क्वालिटी है इन इनवॉइसेस में? नो सर। नहीं है ना। तो वो होती है अप्रोप्रिएटनेस, मतलब क्वालिटी वाइज। मतलब जो हमारे ठीक है। एविडेंसेस हम लेंगे वो सफिशिएंट भी क्वांटिटी होनी वाइज भी चाहिए, सफिशिएंट होनी अप्रोप्रिएट। चाहिए, प्लस क्वालिटी वाइज भी क्वालिटी होनी वाइज। चाहिए। मतलब ऐसा ही नहीं है कि मैंने सिर्फ 2,000 ले लिए तो मैं बोला हाँ मेरा हो गया, बस सफिशिएंट हो गया, नहीं। उनकी मुझे क्या देखनी है? क्वालिटी भी देखनी है। अगर आपने सारा 10-20 रुपए के लिए तो वो क्वालिटी तो कुछ है ही नहीं, इनमें पता कैसे चलेगा कि वो फ्रॉड किया है नहीं किया है? तो इसीलिए सफिशिएंट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। क्लियर हुआ अब आपको? यस सर। चलो एक बार फिर से रिपीट करते हैं, फिर कंसेप्ट पे चलेंगे हम। बताओ, आप बताओगे मैं नहीं बताऊंगा। फर्स्ट एलिमेंट इज, थर्ड पार्टी रिलेशन, थ्री पार्टी रिलेशनशिप। हाँ थर्ड पार्टी नहीं निशा, थ्री पार्टी थ्री रिलेशनशिप। पार्टी। थ्री पार्टी में बताओ फर्स्ट कौन सा? प्रैक्टिशनर। कौन होता है ये? ऑडिटर। वेरी गुड। दूसरा? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ये कौन होती है? क्लाइंट। वेरी गुड। एंड थर्ड वन इज? इंटेंडेड यूजर्स। ये कौन होते हैं? कस्टमर्स। वी कैन से कस्टमर कह लो, सप्लायर्स कह लो, बैंक कह लो,
मतलब जो हमारी एफएस देख के हमें लोन वगैरह प्रोवाइड करते हैं वो होते हैं यूजर्स हमारे। ओके। एंड सेकंड इज, एन अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर। इट मींस, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए प्रॉपरली। ठीक है। एंड एफएस थर्ड के वन, बिना तो वो एग्जैक्टली, एंड थर्ड सुटेबल वन, क्राइटेरिया। ये सुटेबल क्राइटेरिया। मैंने आपसे पूछ लिया था। फोर्थ वन इज रिटर्न एश्योरेंस रिपोर्ट। एश्योरेंस रिपोर्ट, एंड फिफ्थ वन इज, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट सब्जेक्ट नहीं, सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। हाँ, ऑडिट एविडेंसेस। ठीक है, अब समझ आ गया ना कि सफिशिएंट एप्रोप्रिएट क्या होता है। यस सर। हाँ, आगे चलो फिर मैं, यस बोलिए। सर। चलिए बस चारों अभी आई है तो मैं रिपीट कर देता हूँ अभी क्या किया हमने। चारों देखो, ज्यादा कंसेप्ट अभी हुआ नहीं है। 8th पॉइंट हमने शुरू किया था। 8th पॉइंट में हमने ये पढ़ा था कि ऑडिटर कौन अपॉइंट करता है। ऑडिटर ओनर्स अपॉइंट करते हैं या गवर्नमेंट अथॉरिटीज भी अपॉइंट कर सकती है अगर गवर्नमेंट कंपनी हो। तो होम द रिपोर्ट इज सबमिटेड, हमने किया था कि रिपोर्ट कौन सबमिट करेगा, किसको सबमिट करेगा, सॉरी, अब ऑडिटर सबमिट करेगा रिपोर्ट, किसको सबमिट करेगा, जिसने उसको अपॉइंट किया था, पर्सन मेकिंग द अपॉइंटमेंट। ओके। उसके बाद चारों हमने पढ़ा था मीनिंग ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। एश्योरेंस एंगेजमेंट क्या होता है, ऐसे एंगेजमेंट जिसमें एक प्रैक्टिशनर मतलब ऑडिटर अपने कंक्लूजन फॉर्म करता है ताकि सामने वाले का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाए। बस सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट करके, मतलब एफएस को इवेल्युएट करके वो कंक्लूजन प्रोवाइड करता है जिसमें सामने वाले का कॉन्फिडेंस इंक्रीज हो जाता है। इसी प्रोसेस को हम बोलते हैं एश्योरेंस एंगेजमेंट। अब एश्योरेंस एंगेजमेंट के 5 एलिमेंट्स है चारों, मतलब एश्योरेंस एंगेजमेंट में क्या क्या चीजें होती हैं, ध्यान से सुनना, क्वेश्चन क्या आएगा इसका। व्हाट आर द एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट, और वी कैन से व्हाट आर द फैक्टर्स इंक्लूडेड इन द एश्योरेंस एंगेजमेंट, क्या क्या चीजें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। सबसे पहला, थ्री पार्टी रिलेशनशिप होता है ये। सर थ्री पार्टी कैसे, अब एश्योरेंस एंगेजमेंट है तो तीन पार्टी इसमें कौन सी होती हैं। पहला हमारा होता है थर्ड पार्टी, सेकंड सॉरी पहला हमारा होता है प्रैक्टिशनर, सेकंड इज रिस्पॉन्सिबल पार्टी, एंड थर्ड इज यूजर। दूसरा हमारा सब्जेक्ट मैटर होना चाहिए, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होनी चाहिए जिसमें मुझे ऑडिट करनी है। थर्ड, मेरे पास स्टैंडर्ड्स और ऑडिटिंग की नॉलेज होनी चाहिए, क्राइटेरिया होना चाहिए जिसमें मैच करूंगा कि वो सही है सही नहीं है। फोर्थ इज ऑडिट रिपोर्ट, एंड फाइव इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस मुझे लेने हैं। दीज आर द एलिमेंट्स ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट। अभी रीड करते हैं फटाफट, देखो। Following are the elements comprises the assurance engagement. First is three-party relationship. Three-party means a practitioner. Who is a practitioner? Practitioner means a person. Practitioner means a person who provide the assurance, जो विश्वास लेता है या कॉन्फिडेंस देता है सामने वाले पर्सन को. Practitioner is broader than auditor. Audit is related to historical financial information, whereas practitioner may provide assurance not necessarily related to historical financial information. ये चीज आप थोड़ा सा बाद में पढ़ोगे कि अगला कंसेप्ट हमारा आने वाला है ये। जो हमारा ऑडिटर होता है और एक होता है प्रैक्टिशनर, ये एक ब्रॉडर टर्म है। ऑडिटर इसके अंदर इंक्लूड होता है। प्रैक्टिशनर पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट से जो पिछले साल के हैं उसको ऑडिट करता है। जो जैसे अब अभी कौन सा ईयर चल रहा है, 24-25 चल रहा है। अब एफएस हमारी कौन सी ईयर की बनी होगी, 23-24 की बनी होगी। अब ऑडिटर 23-24 की पास्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट कब ऑडिट करेगा, प्रेजेंट में करेगा, 24-25 में करेगा, इसलिए दैट विल बी कॉल्ड एज रिलेटेड टू हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। बट प्रैक्टिशनर जरूरी नहीं है। प्रैक्टिशनर कौन होता है, अगर मान लो कोई पर्सन हमसे परस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन करवाता है तो उसको बोलेंगे ऑडिटर। मैं आप लोगों से ना दोनों से एक बात पूछना चाह रहा हूं। दो तरह की फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, फर्स्ट इज हिस्टोरिकल एंड सेकंड इज पर्सपेक्टिव। दोनों में से कौन बताएगा कि क्या होता है पर्सपेक्टिव, क्या होता है हिस्टोरिकल, और कैमरा ऑन कीजिए अपना दोनों। व्हाट इज हिस्टोरिकल एंड व्हाट इज पर्सपेक्टिव, बताइए। अगर ये आप लोगों ने सही बताया तो इसमें आपको एक सरप्राइज गिफ्ट दूंगा। ओके, अगर ये एग्जैक्ट बताया तो। व्हाट इज हिस्टोरिकल अफेयर्स एंड व्हाट इज पर्सपेक्टिव अफेयर्स, हिस्टोरिकल हिस्टोरिक मतलब पास्ट इवेंट्स को वन बाय देख वन बताओ, चारों बताओ पहले, आपने बोला। हिस्टोरिकल मतलब पास्ट इवेंट्स को देखकर। ठीक है, और फाइनेंशियल स्टेटमेंट हमारे पास्ट इवेंट्स पर ही होती हैं तो वो हमारी हिस्टोरिकल हो गई, आप ये कहना चाह रहे हो। हाँ। ठीक है, और पर्सपेक्टिव, प्रोस्पेक्टिव फ्यूचर को देख के जो हम फ्यूचर को कैसे देखेंगे, क्रिस्टल पे हाथ रख के मतलब एस्टिमेट करके एस्टिमेट करके, थोड़ा सा और डिटेल बताओ। कि जैसे हम प्रोविजन भी बना देते हैं वो एस्टिमेट करके बनाते हैं। तनिषा आप क्या कहना चाह रहे थे। मैं भी यही, प्रोस्पेक्टिव बेसिस दो होती थी ना,
रेट्रोस्पेक्टिव बेसिस होता था एक, तो एक प्रोस्पेक्टिव बेसिस। नहीं वो तो नहीं है, वो तो रेट्रोस्पेक्टिव कुछ और ही है तनीषा। नहीं, चारों का लगभग ठीक है क्योंकि मैं सही बताया ऑलमोस्ट 99%। देखिए, हिस्टोरिकल एपिस क्या होता है, मैं ना आपकी ये टर्म आपके बहुत बार यूज होगी तो मैं आपको अच्छे से समझा रहा हूँ प्रोस्पेक्टिव क्या होता है, हिस्टोरिकल क्या होता है। 100% तो चारों आपका भी ठीक नहीं था बट लगभग था। अब देखिए हमारा फाइनेंशियल ईयर कौन सा चल रहा है अभी, 2023 2024, मतलब जो जा चुका पहले वो वाला। अब इसके अंदर हमारी सेल भी हुई होगी, परचेज भी हुई होगी, एक्सपेंस भी हुई होगी, इनकम भी हुआ होगा। अब इस साल की एफएस हम ईयर एंड पे बनाते हैं, 31/3/24 को बनाएंगे। अब इसकी ऑडिट अगले साल होगी, लेट से 1/4/24 से लेके 30/9/24 तक। यस और नो? मतलब जब ऑडिटर अपॉइंट होगा तो ऑडिटर उस चीज को वेरीफाई करेगा ना जो चीज हो चुकी है। अगर वो चीज हुई ही ना हो तो ऑडिटर कैसे वेरीफाई करेगा? तो इसीलिए जो हम नॉर्मल एफएस बनाते हैं तो उसको हम बोलते हैं हिस्टोरिकल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, क्योंकि वो ऐसी फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है जो पिछले कुछ टाइम में हो चुकी होती है, ऑडिटर को सिर्फ वो वेरीफाई करनी होती है। अब यहाँ पे चारू है, चारू बैंक के पास गई, बोले सर मुझे 5 करोड़ का लोन चाहिए है। उन्होंने बोला आपका बिजनेस क्या है? बोला मेरी डिजाइनिंग का है, मेरी मतलब एक कंपनी है, चारू वर्मा डिजाइन्स प्राइवेट लिमिटेड। बोले बहुत अच्छी बात है, कितने साल हो गए आपको बने हुए? बोले सर 3 साल हो गए बने हुए। बोले आपकी टर्नओवर कितने 3 साल की? बोले सर पहले 50 करोड़ थी, नहीं नॉट 50 करोड़ ज्यादा हो जाएगी, पहले 50 लाख थी, फिर मेरी 70 लाख हुई, और इस साल मेरी 1 करोड़ हुई है। बोले बहुत अच्छी बात है, हम आपको लोन दे देंगे, आप मुझे अगले 5 साल की एफएसपी बना के दो, नेक्स्ट 5 ईयर्स की। अब यहाँ पे चारू हो गई कंफ्यूज। क्या बोली चारू? कि सर जो पास्ट में हो चुकी है वो तो मैं बता सकती हूँ आपको कितनी मेरी टर्नओवर हुई है, बट ये अगले 5 साल तो अभी आए ही नहीं है। हाउ कैन आई से दैट कितनी टर्नओवर होगी मेरी? सही कह रहा हूं ना मैं? तो बैंक वाला क्या बोला, आपको एग्जैक्ट नहीं बताना, आपको क्या बतानी है, एस्टिमेटेड बेस्ड ऑन पास्ट परफॉर्मेंस। जिस चारों ने कहा सर पहली बार 50, फिर 70, फिर 1 CR, शायद अगली बार 1.2 CR हो जाए, उससे अगली बार 1.25 CR हो जाए, उससे बार 1.5 हो जाए, फिर 1.6 हो जाए, फिर 1.7 हो जाए। दीज आर द, नहीं सॉरी, दीज आर द हिस्टोरिकल एंड दीज आर द, अब तो बोलो, प्रोस्पेक्टिव। हाँ प्रोस्पेक्टिव। अब आया समझ में क्या होता है प्रोस्पेक्टिव? और ये भी ऑडिटर को रिव्यू करनी होती है। बात सुनो, मैंने क्या वर्ड बोला है, मैंने यहाँ पे ऑडिट वर्ड क्यों नहीं यूज किया? मैंने ये नहीं बोला कि ऑडिटर ऑडिट करेगा, कि ऑडिट हो गया तो डीपली एग्जामिनेशन हो गया। मैंने सिर्फ बोला वो ओवर रिव्यू लेगा, व्यू सिर्फ रिव्यू, अपीलेट एग्जामिनेशन, कि ओवरऑल चेक करेगा कि जो अजम्पशंस लगाई है चारों ने वो अजम्पशंस ठीक है या नहीं है। तो जो प्रैक्टिशनर होता है वो दोनों को कर सकता है, हिस्टोरिकल को भी और प्रोस्पेक्टिव को भी। बट ऑडिटर हम सिर्फ उसको बोलेंगे जो हिस्टोरिकल की करता है, क्योंकि जो प्रोस्पेक्टिव की करेगा उसको ऑडिटर नहीं बोल सकते, क्योंकि ऑडिटर को प्रोस्पेक्टिव एफएस को वेरीफाई करने की अथॉरिटी नहीं होती है। आईसीआई बोलता है कि जो चीज हुई ही नहीं है आप उसको वेरीफाई कैसे कर सकते हो? आप उसको सिर्फ क्या कर सकते हो, रिव्यू ओनली। और रिव्यू में भी क्या, कि जिसने वो प्रोस्पेक्टिव बनाई है उसने एजम्पशंस ठीक लगाई है नहीं लगाई है। सर एजम्पशन कैसे? अब चारों की पास्ट टर्नओवर 1 करोड़ थी, अब इसने अगले साल की टर्नओवर लोन लेने के लिए कितनी दिखा दी, 5 करोड़। भाई बैंक वाला बोला भाई चारू आप ऐसा क्या बेचोगे, एक साल में आपकी 4 करोड़ टर्नओवर बढ़ जाएगी। तो ऑडिटर को यही रिव्यू करना है सिर्फ कि जो अजम्पशंस चारों ने लगाई हैं वो करेक्ट है करेक्ट नहीं। ऐसा आया समझ में? अब मैंने क्या बताया कि ऑडिटर जो हिस्टोरिकल के लिए अपॉइंट होता है, और प्रैक्टिशनर चाहे वो हिस्टोरिकल हो चाहे वो पर्सपेक्टिव के लिए हो, बस। और एक चीज और बताओ, देखो ये टर्म हमारे ना अगले पेज पे आने वाली है। अगर वो हिस्टोरिकल कर रहा है तो उसको हम क्या कौन से प्रोसेस बोलेंगे? If the auditor is included in the examination of financial statement, historical financial statement, then what will be called? Audit or review? जल्दी बोलो, देखते हैं कौन बताएगा। ऑडिट। 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 और अगर वो पर्सपेक्टिव के कर रहा है तो रिव्यू। रिव्यू। रिव्यू, बस।
क्यों रिव्यू, मैंने बता दिया आपको, क्योंकि वो कभी भी ये चीज नहीं वेरीफाई कर सकते जो चीज अभी हुई ही नहीं है, तो उसके सिर्फ अपरेंट रिव्यू कर सकते हैं कि एडमिशन वगैरह ठीक है या नहीं है, बस ओवरऑल। समझ में आ गया? तो आगे चलूं मैं, चलिए। तो इसीलिए यहाँ पे हुआ कि जो प्रैक्टिशनर होता है वो एश्योरेंस जरूरी नहीं है सिर्फ हिस्टोरिकल पे हो, वो पर्सपेक्टिव पे भी इशू कर सकता है। इसको दोबारा से पढ़ते हैं हम। अ प्रैक्टिशनर इज द पर्सन हु प्रोवाइड एश्योरेंस। प्रैक्टिशनर ब्रोडर होता है ऑडिटर से। ऑडिट, आप देखो, आप समझ में आ जानी चाहिए भाई आपको, ऑडिट किससे रिलेटेड होती है? हिस्टोरिकल। बट प्रैक्टिशनर दोनों एश्योरेंस ले सकता है, हिस्टोरिकल भी प्लस पर्सपेक्टिव भी। नॉट नेसेसरली, मतलब ये जरूरी नहीं है कि वो हिस्टोरिकल से ही हो, वो पर्सपेक्टिव से भी इंडल्ज हो सकता है, क्योंकि उसका नाम क्या यूज किया है यहाँ पे, प्रैक्टिशनर। ओके। देन रिस्पॉन्सिबल पार्टी, रिस्पॉन्सिबल पार्टी कौन होता है? द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ सब्जेक्ट मैटर। ये बताओ कौन बताएगा? हु इज द पार्टी रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रिपरेशन ऑफ एफएस? मैनेजमेंट। मैनेजमेंट। तो यहाँ पे क्या नाम है? क्लाइंट। मम्मी कैमरा है, यू चल रहा है यहाँ पे। सॉरी गाइस। थर्ड देखिए क्या है, इंटेंडेड यूजर्स आर द पर्सन फॉर whom an assurance report is prepared. These person may use the report in making the decisions. आप इंटेंडेड यूजर्स कौन होता है? वो यूजर्स जो कि रिपोर्ट प्रिपेयर करते हैं, सॉरी फॉर whom, जिसके लिए रिपोर्ट बनाई जाती है, और वो पर्सन यूज करते हैं उस रिपोर्ट को डिसीजंस लेने के लिए। सर जैसे पहला बैंक हो गया, बैंक क्या डिसीजन लेने के लिए रिपोर्ट को यूज करेगा? कौन बताएगा? कि लोन देना लोन। है कि नहीं वेरी गुड। देना। सेकंड गवर्नमेंट, गवर्नमेंट क्या डिसीजन लेने के लिए रिपोर्ट यूज करेगी, सोचो। टैक्स लाइबिलिटी के लिए। सॉरी, ग्रांट्स। हाँ ग्रांट्स, नो टैक्स लायबिलिटी, इट्स ग्रांट। एंड थर्ड इज इन्वेस्टर्स, ये बताओ। इन्वेस्टमेंट करनी है इन्वेस्ट या करना नहीं। है। इन्वेस्टमेंट करने के लिए, बस ये बात है इसमें। एंड सेकंड इज एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, इफ द इट रेफर टू द इंफॉर्मेशन टू बी एग्जामाइंड बाय द प्रैक्टिशनर, फॉर एग्जांपल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। थर्ड इज सुटेबल क्राइटेरिया, दीज रेफर टू द स्टैंडर्ड्स और बेंचमार्क यूज्ड टू इवैल्यूएट द सब्जेक्ट मैटर। ये वो बेंचमार्क्स, वो स्टैंडर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज करते हैं ताकि हम सब्जेक्ट मैटर को इवेल्युएट या वेरीफाई कर पाए। जैसे स्टैंडर्ड्स हो गया, गाइडेंस नोट हो गया, लो रेगुलेशंस हो गए, अदर। फोर्थ इज सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट एविडेंसेस, ये मैंने बताया आपको। द प्रैक्टिशनर परफॉर्म द एश्योरेंस एंगेजमेंट टू ऑब्टेन सफिशिएंट एप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस। इट इज ऑन द बेसिस ऑफ एविडेंसेस दैट कंक्लूजन आर अराइव्ड एंड ओपिनियन इज फॉर्म्ड बाय ऑडिटर। अब एविडेंसेस हम क्यों लेते हैं? ताकि वो एक ओपिनियन फॉर्म कर पाए। सफिशिएंसी रिलेटेड टू, अब बता दिया मैंने आपको, देखो अब आपका जवाब आ जाना चाहिए मेरे पास। सफिशिएंसी किससे रिलेटेड होती है? क्वांटिटी। एंड अप्रोप्रिएटनेस रेफर्स टू क्वालिटी। क्वालिटी। बस one evidence may be providing more comfort to the auditor than auditor other evidences. The evidence providing more comfort is qualitative and therefore appropriate. Evidence should be both sufficient and appropriate. ये मैं आपको हिंदी में बताता हूँ क्या होता है। देखो, हो सकता है कुछ ऑडिट एविडेंसेस हमारे सफिशिएंट हो बट अप्रोप्रिएट ना हो, और कुछ ऐसे हो जो अप्रोप्रिएट तो हो बट सफिशिएंट ना हो। बट प्रूडेंटली दोनों ही क्वालिटीज पूरी होनी चाहिए, वो सफिशिएंट भी होना चाहिए और अप्रोप्रिएट भी होना चाहिए। अगर एक भी मिसिंग है तो वैलिड एविडेंसेस वो बिल्कुल भी नहीं होंगे। गॉट इट? Fourth element is written assurance report. A written assurance report is provided containing conclusion that conveys the assurance about the matter. A written assurance report is the outcome of the assurance engagement. Engagement का जो outcome होगा वो हम किस में डाल के देंगे? रिपोर्ट में डाल के देंगे, जिसके अंदर हम कंक्लूजन्स डालते हैं। तो 5 हमने एलिमेंट्स पढ़े, रीड भी कर लिया हमने। फर्स्ट इज, चारू जी बताइए आप, फर्स्ट इज देखो, वैसे आप लोग को लग रहा होगा कि सर बार बार रिपीट क्यों करवा रहे हैं इस चीज को ना। आप मेरा यकीन मानिए, ऑडिट के अंदर ना जितनी चीज आप रिपीट करोगे ना उतना कम होगा। और मतलब मेरा ऑब्जेक्टिव यही रहता है कि 90% बच्चा क्लास में याद करके चला जाए, ताकि घर पे सिर्फ उसको सिर्फ ओवरव्यू लेना पड़ेगा कि हमने क्लास में क्या पढ़ा था। इसलिए जितना मैक्सिमम हो पाएगा हम क्लास में ही रिपीट करेंगे उस चीज को, ताकि वो यहीं पे याद हो जाए आपको। ओके चलिए, एक आप 5 है, 4 2 आप बताना, 2 आप 1 मैं, ठीक है। चलिए फर्स्ट चारों आप बताइए।
चलिए कोई बात, तनिषा शुरू करते हैं। तनिषा फर्स्ट बताइए आप। थ्री पार्टी रिलेशनशिप, सेकंड, एप्रोप्रिएट सब्जेक्ट मैटर, थर्ड, चारू, suitable criteria, वेरी गुड, एंड फोर्थ, sufficient sufficient appropriate evidence. एंड फाइव वन इज, मैं बताता हूँ वो क्या था, मैं खुद भूल गया, वेट देखने तो मुझे, रिटन एश्योरेंस रिपोर्ट। ओके, शरो शायद आपको इनका डीप मतलब पता नहीं होगा, तो जो स्टार्टिंग की 10 मिनट की क्लास है ना वो देख लेना प्लीज आप, उसमें मैंने इनको बेसिक से समझा रखा है कि क्या चीज होती है वो। Okay. ओके, अब देखो 10.2 टॉपिक में क्या है, यहाँ से ना थोड़ा सा बोरिंग जरूर है, बट इंटरेस्टिंग मैं बनाने की कोशिश करूंगा इसको, और मैं बिल्कुल स्लोली चलूंगा इसमें, ताकि ये मतलब थोड़ा सा सही रहे। लिस्ट इंपॉर्टेंट है ये, क्योंकि जो इंपॉर्टेंट था वो पार्ट हमारे ऊपर कवर हो चुके हैं सारे चैप्टर में से। अब देखिए इसमें क्या है, मीनिंग ऑफ रिव्यू एंड ऑडिट, या फिर ऑडिट एंड रिव्यू क्या होता है। बड़े ही ध्यान से समझना है, कंसेप्ट क्यों थोड़ा सा बोरिंग है, ऐसा ना हो कि ऊपर से चला जाए सारा, तो ध्यान अगली 5 मिनट आपका सिर्फ व्हाइट बोर्ड पे रहना चाहिए। देखिए यहाँ पे कंसेप्ट हमारा क्या है, व्हाट इज ऑडिट, व्हाट इज रिव्यू। पहला, अब यहाँ पे इसका मैं एग्जांपल देके बता रहा हूँ पहले आपको, ताकि आपको दो एग्जांपल दूंगा मैं आपको, जिससे आपको दोनों टर्म क्रिस्टल क्लियर हो जाएंगे बिल्कुल। पहला एग्जांपल इसमें क्या है, अब फाइनेंशियल ईयर 23 24 क्या है, 24 25 को क्या हो रही है, इसकी ऑडिट हो रही है। अब उसके लिए चारों को अपॉइंट किया गया है। अब चारों इसको वेरीफाई करेगी कि जो एफएस बनी हुई है वो ट्रू एंड करेक्ट या ट्रू एंड फेयर है या नहीं है। मतलब वो उसको क्या करेगी, डीपली एग्जामिनेशन, और कौन सी एश्योरेंस लेगी, रीजनेबल एश्योरेंस लेगी कि एफएस बिल्कुल ट्रू एंड फेयर, तो उसको हम बोलते हैं ऑडिट। ऑडिट, अब यहाँ पे फाइनेंशियल ईयर 20 21 की ऑडिट किसने करी थी, तनीषा ने की थी। फाइनेंशियल ईयर 20 21 है, सुन लो ध्यान से, 2023 24 में कौन कर रहा ऑडिट, लेट से चारों। 2024 25 में कंपनी बैंक के पास गई और बोली कि हमें लोन लेना है। बैंक ने क्या कहा, लास्ट 5 ईयर की एफएस दोबारा से दोबारा से ऑडिट करवा के लाओ, ऐसे उन्होंने बोला, कोई डिस्क्रिपेंसी लगी होगी उन्होंने। तो उन्होंने चारों को बोला कि आप 2020 21 को क्या कर दो, ऑडिट कर दो। बट ऑडिट तो ऑलरेडी हो चुकी है, वो उतना डीप थोड़ी ना करेगी। जब पहली बार वो पॉइंट हुई थी तो उसने डीपली किया था सब कुछ, कि पहली बार हो रही है। अब ऑलरेडी एक सीए ने उसको ऑडिट किया हुआ है, तो वो उसको रिव्यू करेगी या डीपली ऑडिट करेगी दोबारा, रिव्यू, क्योंकि इसमें हमारा होता है लिमिटेड, नॉट डीपली। आया समझ में। दूसरा हमारा एग्जांपल है इसका, पहला हिस्टोरिकल एंड सेकंड पर्सपेक्टिव। समझे इस चीज को, हाउ पर्सपेक्टिव, मैंने आपको बताया कि पर्सपेक्टिव तो उसको वो क्या कर सकते हैं, सिर्फ रिव्यू। और एक चीज हो, ऑडिट में वो लेता है रीजनेबल एश्योरेंस, और रीजनेबल भी कैसी होनी चाहिए, 100%, है ना, है ना तनिषा, 100% नहीं, 100 हो गई तो एब्सोल्यूट होती है वो, क्या बोलेंगे इसको, नियर टू 100%. नियर टू 100, तो ऐसे बोलो ना फिर, वी कैन से दैट हाई लेवल। और यहाँ पे जब वो ऑडिट ही नहीं कर रहा, रिव्यू कर रहा है, तो क्या वो नियर टू 100 भी ले सकता है, नहीं ले सकता। तो इसमें होता है हमारा लिमिटेड एश्योरेंस, नॉट रीजनेबल एश्योरेंस। और इसमें कौन सी होती है, लोअर लेवल एश्योरेंस देन हाई लेवल, हाई लेवल से थोड़ा कम लेवल, दैट इज मॉडरेट लेवल। समझ आया, ये दो चीज आपको, श्योर इसमें कोई डाउट तो नहीं है, हो तो मुझे अभी पूछो।
श्योर? करवाऊं भी बुक से? देखो, ऑडिट इज एन रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट, ये बताने की नीड नहीं है मेरे को। इट प्रोवाइड रीजनेबल एश्योरेंस, हाउएवर रिव्यू इज अ लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट, क्योंकि वो इसको डीपली वेरीफाई नहीं कर सकता। इट प्रोवाइड लोअर लेवल एश्योरेंस देन, कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है, देन ऑडिट। देन ऑडिट मतलब ऑडिट में कौन सी चाहिए होती है? रीजनेबल Reasonable. एश्योरेंस, रीजनेबल मतलब नियर टू हाई लेवल। 100%। इसने क्या बोला? लोअर लेवल देन ऑडिट। ऑडिट में हाई लेवल, लोअर लेवल देन हाई लेवल एश्योरेंस, मतलब हाई लेवल से थोड़ी सी लोअर लेवल, मींस मॉडरेट लेवल एश्योरेंस रिव्यू में चाहिए होती है। और ज्यादा प्रोसीजर हम किस में लगाते हैं? ऑडिट में, रिव्यू में? ऑडिट, ऑडिट में। फर्दर, रिव्यू इन्वॉल्व्स fewer procedures बट गैदर सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट ऑडिट एविडेंसेस, मतलब बेशक से कम प्रोसीजर लगाने हैं बट एविडेंस फिर भी उसको कैसे लेने हैं? सफिशिएंट एंड अप्रोप्रिएट, which limited conclusion can be drawn up. However, both audit and review may be related to financial statement prepared on the basis of historical financial information. दोनों ही हमारे हिस्टोरिकल से रिलेट हो सकती है। जैसा मैंने आपको बताया था, 2020 की ऑडिट हो चुकी थी पहले, चारों को दोबारा से ऑडिट करने के लिए बोला था, तो चारों उसको डीपली ऑडिट नहीं करेगी क्योंकि उसकी ऑडिट पहले हो चुकी है, उसको वो क्या करेगी? सिर्फ रिव्यू। ऐसा समझ आया? तो ये हमारा डिफरेंस होता है ऑडिट में और रिव्यू में। एक बार मुझे फिर से रिपीट करवाना पड़ेगा आपको। इतनी सजी को नींद आ रही है, मुझे ऐसा लग रहा है कि सोना जाए कहीं क्लास में। ये हमारा है ऑडिट, ये देखो फाइनल है बस, इसके बाद नहीं, ये वाला टॉपिक छेड़ेंगे हम, ये फाइनल हमारी रिवीजन है इसकी। रिव्यू पहला, ऑडिट में कौन सी एश्योरेंस होती है? आप लोग बताओगे, मैं सिर्फ आपको पॉलिश करूंगा। ऑडिट में जल्दी बताओ। Reasonable. रिव्यू में जल्दी बोलो। Low level. तनीषा जल्दी बोलो। लिमिटेड, वी कैन से लिमिटेड, और वी कैन से लोअर लेवल। नोट लोअर लेवल, इट्स लोअर लेवल देन ऑडिट, पूरा लिखना ही है आपको। लोअर लेवल तो फिर गलत हो जाएगा थोड़ा सा। एंड सेकंड, ऑडिट में प्रोसीजर ज्यादा होते हैं कम होते हैं? ज्यादा, Zyada. तो फिर वी कैन से दैट डीप प्रोसीजर्स, डीपली वेरीफाइड। एंड इसमें few fewer। procedures, ओके, और दोनों ही हिस्टोरिकल से रिलेटेड हो सकती हैं और रिव्यू पर्सपेक्टिव भी हो सकती है, इट कैन बी। समझ आ गया? क्या आगे चल सकता हूं मैं? कर लोगे अपने आप? अब एश्योरेंस एंगेजमेंट दो तरह की हो गई हमारी। देखो कितना अच्छा कंसेप्ट आ रहा है, अभी इसको पढ़ाने में बहुत मजा आने वाला है मेरे को। देखो, यहाँ पे जो पॉइंट है वो है हमारा एश्योरेंस एंगेजमेंट। दो तरह की होती हैं, लिमिटेड एश्योरेंस एंगेजमेंट और रीजनेबल एश्योरेंस एंगेजमेंट। इसको क्या बोलते हैं और इसको क्या बोलते हैं? जल्दी बोलिए भाई। रीजनेबल को क्या बोलते हैं? ऑडिट, वेरी, तो कंसेप्ट समझ गए हो आप लोग। और लिमिटेड को क्या बोलते हैं? रिव्यू, रिव्यू। View. व्हाट इज को type of assurance engagement? One is reasonable and second is limited. As already discussed, assurance engagement provide assurance to users. The difference is of degree of confidence. Reasonable assurance, like audit, provide reasonable assurance, which is high level of confidence. Limited assurance, like review, provide lower level of assurance. ठीक बोला ना? लोअर, प्रोवाइड लोअर लेवल ऑफ एश्योरेंस। सही बोला? हाँ। Then लोअर audit. लेवल ऑफ एश्योरेंस देन ऑडिट। हाँ, देन ऑडिट। जब देखो, तीन लेवल हमारे होते हैं, हाई लेवल, मिड लेवल, लोअर लेवल। अगर हम सिर्फ इसको लोअर लेवल पे छोड़ देंगे ना, वो नीचे वाला आ जाएगा, बिल्कुल फर्स्ट वाला आ जाएगा। बट हमें मॉडरेट लेवल पे फॉलो करना है उसको, तो देन लगाना जरूरी है। ओके, तो लोअर लेवल देन हाई लेवल, तो वो मिड लेवल पे फॉलो करेगा फिर। तो उसे देन लगाना बिल्कुल ही मत बोलेंगे, एमसीक्यू में आ चुका है पहले, ठीक है ना? तो इसको ध्यान रखना, देन लगाना जरूरी है। इट ओनली प्रोवाइड, ये आ गया यहाँ पे, कौन सी एश्योरेंस? मॉडरेट लेवल। ओके, अब डिफरेंसेस पढ़ लें इनका। रीजनेबल एश्योरेंस मतलब, हाँ, ये थोड़ा स्पीड से करवा दो क्योंकि मैं पढ़ा चुका हूँ सारा आपको ये। यस सर। ठीक है, फिर भी आपको ज्यादा लगे तो मुझे बता सकते हो, आपको दिक्कत वाली बात नहीं है। रीजनेबल एश्योरेंस में कौन सी होती है? हाई लेवल। लिमिटेड एश्योरेंस में कौन सी होती है? लोअर लेवल देन रीजनेबल लेवल।
लोअर लेवल देन ऑडिट बोलो या लोअर लेवल देन रीजनेबल बोलो, एक ही बात है। सेकंड, एक्सटेंसिव प्रोसीजर्स किस में होते हैं? ऑडिट में होते हैं, रीजनेबल में होते हैं। और फ्यूअर किस में होते हैं? रिव्यू। बोलिए बच्चों। हाँ, इसमें होते हैं रीजनेबल कंक्लूजन और इसमें लिमिटेड कंक्लूजन। और इसको हम बोलते हैं ऑडिट और इसको हम बोलते हैं रिव्यू। रिव्यू। डिफरेंस कर लोगे हो जाएगा। ये हाईलाइट मैंने इसलिए किया हुआ है कि आपको ये हाईलाइटिंग वाले पॉइंट्स याद करने हैं। आगे पीछे का आप हेल्पिंग वर्ब अपनी तरफ से बना सकते हो, बट दैट हाईलाइट पॉइंट शुड बी सेम टू सेम विदाउट एनी चेंजेस। ठीक है ना? चलिए भाई, अब आगे करवाना तो है, बट चारों एक मैंने आपको होमवर्क दिया था, याद है आपको क्या होमवर्क था? 2 मिनट का टाइम पास करते हैं फिर आगे करते हैं। ऐसे तो बहुत बोरिंग हो जाएगा, पढ़ते ही पढ़ते रहे तो। बताइए जी, मैंने क्या होमवर्क दिया था? बताओ। ये होमवर्क तो क्या ही करेंगे, इनको यही नहीं पता होमवर्क क्या था। कैसे खस्ता हालत है आपने बच्चों ओरल की। टेस्ट बोला हुआ था। हाँ तो सुन लो फिर मैं कुछ भी आपसे। तनीषा ने तो हाथ खड़े कर दिए कि सर मैं तो याद ही नहीं किया मैंने तो। रिवाइज कर लो जैसे फिर से। बट आज पहली बार था इसलिए मैं छोड़ रहा हूँ, आज के बाद नहीं छोड़ूंगा। पनिश करूंगा, वहीं पे खड़ा करवाऊंगा आपको घर पे। उनके घर वाला भी देखेंगे कि कैसा टीचर है, बच्चों की तरफ पनिश कर रहा है। ओके। इसमें अभी पढ़ाई 2 मिनट में शुरू करेंगे, ऐसा बोरियत हो जाएगी। मैं आपको कोई इंटरेस्टिंग से टर्म बता देता हूँ इसमें जो हमें देखनी है। कल हमारे पूरा हो जाएगा चैप्टर, फिर एक दिन गैप और फिर इसका टेस्ट। टेस्ट भी ऑनलाइन। मैं आपको पीडीएफ शेयर कर दूंगा, आप मुझे पीडीएफ करके सबमिट कर देना, लाइक दैट। देख रहा हूँ मैं प्लेस, मतलब होपफुली एक हफ्ते के अंदर तो मिल जाना चाहिए। ठीक है। अब अच्छा चलो, एक ना मैं एमसीक्यू पूछता हूँ आप लोगों से। ये कंसेप्ट नहीं पढ़ा हुआ हमने भी, बट आप लोग को रीजनेबली वो चीज आ जानी चाहिए, बताना आप लोग। आप करेक्ट और इनकरेक्ट बताना और उसका रीजन देना कि क्या रीजन है। ओके। पहला पॉइंट क्या है इसमें, दैट इज कि जो प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होती है, क्या उसके ऊपर ऑडिटर ये ओपिनियन देता है कि वो रिजल्ट्स अचीव हो जाएंगे 100%? यस और नो? प्रोस्पेक्टिव नो एफएस सर। के ऊपर क्या ऑडिटर ऐसा ओपिनियन देता है कि रिजल्ट हमेशा अचीव हो ही जाएंगे? नो सर। क्यों? तो वो तो प्रोस्पेक्टिव बेसिस पे बने होते हैं ना, तो उस पे वो 100% एश्योरेंस नहीं देता। ओके, दैट्स व्हाई वो रीजनेबल होता है। नहीं, रीजनेबल देन लिमिटेड एश्योरेंस होते हैं ना ऑडिट से वो। मतलब 100% को भी सर्टिफाई नहीं करते इस चीज को कि रिजल्ट अचीव हो भी हाँ। जाएंगे। वो रीजनेबली बोलता है, लिमिटेडली बोलता है कि वो हो भी सकते हो, नहीं भी हो सकते हो। राइट। अच्छा चलो, एक अपार्ट फ्रॉम स्टडी में आपसे पॉइंट पूछ लूं, दैट इज नेम एंड टू और बिजनेस रिस्क जिसकी वजह से वो रिजल्ट ना भी अचीव हो पाए। मतलब ऐसे कौन से रिजल्ट हो सकते हैं जिसकी वजह से ऑडिटर कह सकता है कि शायद रिजल्ट ना अचीव हो? ऐसे कौन से रिस्क हो सकते हैं? बिजनेस रिस्क। बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी भी हो सकती ठीक है है। और फ्यूचर। और कोई अनसर्टेन इवेंट हो जाए, जैसे जैसे कि वो फायर हो जाए या फिर थेफ्ट हो, कुछ भी हो सकता है। और कोई इसको टेक्निकल बताओ थोड़ा सा। हम्म, कोई कॉम्पिटिटर आ जाए, हाँ। प्रोडक्ट और वो ऑब्सोलेट हो जाए, एनवायरमेंट चेंजेस हो जाए, टेक। एनवायरमेंट चेंजेस हो जाए, एनवायरमेंट के हम्म। रूल्स चेंज हो जाए। हम्म। राइट। सीजनल चेंजेस हो जाए, क्या पता वो सीजनल बेसिस पे बनी हो। इससे मतलब कैसे, थोड़ा एग्जांपल देके बताओ। अम, जैसे कि क्लोथ्स का एग्जांपल ले लो। समर सीजन में कॉटन क्लोथ्स की ज्यादा वो होती है एज कम्पेयर टू विंटर्स। बट फिर उसका तो उनको पता ही होगा। हाँ वो तो पता ही होता है, उसमें तो कोई बात ही नहीं है। हाँ। चलिए शुरू करते हैं बस 1 मिनट में।
चलिए, अब हमारा पॉइंट है दैट इज पर्सपेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। रीड करवा रहा हूं, पहले बड़े ध्यान से सुनना। Beside reasonable assurance and limited assurance, there is another kind of assurance that may relate to prospective financial information and not to historical financial information. It may relate to provide assurance only on internal control in an entity. Reasonable assurance और लिमिटेड एश्योरेंस के अलावा एक और तरह की एश्योरेंस होती है जो हम प्रोस्पेक्टिव इंफॉर्मेशन पे डालते हैं। वी कैन से रिव्यू ऑल्सो। इट में रिलेट टू प्रोवाइडिंग एश्योरेंस इन द इंटरनल कंट्रोल इन द एंटिटी। और इसमें सिर्फ हम किस चीज पे एश्योरेंस लेते हैं कि एंटिटी के इंटरनल कंट्रोल कैसे हैं, क्या वो अचीव कर पाएंगे वो रिजल्ट या अचीव नहीं कर पाएंगे। प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मींस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बेस्ड ऑन assumptions about the events that may occur in the future। मतलब जो इवेंट फ्यूचर में हो सकते हैं उस assumption बेस पे ही बनी होती है। एंड पॉसिबल एक्शन बाय द एंटिटी, इट कैन बी फॉर्म ऑफ फोरकास्ट और प्रोजेक्शन और कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ। और फोरकास्ट बेसिस पे ये होती है कि हमारे इतने अनुमानित सेल आगे हो सकती हैं। इट कैन बी नोटेड दैट सच टाइप ऑफ एश्योरेंस एंगेजमेंट एग्जामिनेशन इज नॉट ऑफ हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। तो पता है हमें इस टाइप के एश्योरेंस एंगेजमेंट में हिस्टोरिकल का कोई भी रोल नहीं होता है। रोल किसका होता है? पर्सपेक्टिव का। Here it is important to note that difference between historical and prospective। पर्सपेक्टिव में और हिस्टोरिकल में क्या डिफरेंस है? फॉर्मर मतलब पहले वाली, मतलब हिस्टोरिकल, रिलेट टू इंफॉर्मेशन एक्सप्रेस्ड इन द फाइनेंशियल टर्म अबाउट द इवेंट्स occurred in the past period। हिस्टोरिकल क्या होती हैं? वो फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो पास्ट में occur हो चुकी हैं। और लेटर मतलब बाद वाली कौन सी? पर्सपेक्टिव। पर्सपेक्टिव रिलेट्स टू इंफॉर्मेशन based on assumptions about the future event that will not occur yet। जो अभी तक नहीं हुई है वो आगे हो सकती है, उसके ऊपर जो हम एफआई बनाते हैं उसको बोलते हैं प्रोस्पेक्टिव। इन प्रोस्पेक्टिव प्रैक्टिशनर ऑब्टेन द एविडेंसेस। देखो ये मैंने बता चुका हूं मैं आपको, प्रोस्पेक्टिव में जो हमारा प्रैक्टिशनर होता है वो किस चीज के लिए एविडेंसेस लेता है? मैंने बताया था आपको, देखते हैं किसको ध्यान है, किस चीज के लिए एविडेंसेस लेता है प्रोस्पेक्टिव में? कि अजम्पशंस रीजनेबल लगाई है या नहीं लगाई है। जैसे चारों कह रही थी कि मेरी इस साल 1 करोड़ है, अगले साल 1 करोड़ 20 लाख हो जाएगी। हजम होने वाली चीज है ये कि 20 लाख तो एक साल में बढ़ ही सकते हैं। बट वट चारू सेड कि मेरी 1 करोड़ से 10 करोड़ हो जाएगी। इतना होता है कभी? नहीं। मतलब पॉसिबल तो है बट रीजनेबल नहीं लग रही है चीज, क्योंकि पास्ट इवेंट से आपकी 10 से 20% बढ़ती आ रही है, तो एकदम से कैसे वो मल्टीप्लाइड इंटू 10 हो जाएगा? तो मैक्स तो इम्पॉसिबल सा ही लग रहा है। तो इसीलिए अजम्पशंस चेक करता है कि अजम्पशन सही है सही नहीं है। और ऑडिटर कभी भी ओपिनियन एक्सप्रेस नहीं करता। क्यों? क्यों वो ओपिनियन नहीं देता इस पे? ऑडिटर पर्सपेक्टिव पे अपना ओपिनियन क्यों नहीं देता? क्योंकि वो ओपिनियन दे कैसे सकता है? वो इवेंट हो थोड़ी चुके हैं कि वो सही है गलत है। जो पिछले साल हो चुका हो वो तो वो वेरीफाई कर सकता है डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पे कि सही है गलत है, तो ओपिनियन दे देगा वो। बट जो अभी तक हुआ ही नहीं, जो होने वाला है, उसको वेरीफाई कैसे करेगा वो? तो इसलिए वो कभी भी ओपिनियन नहीं देता कि वो रिजल्ट अचीव होंगे या नहीं होंगे। मतलब कभी भी वो सर्टेनिटी नहीं बताता है कि ये चीज अचीव हो ही जाएंगी। देयरफॉर प्रैक्टिशनर प्रोवाइड ए रिपोर्ट एश्योरिंग दैट दीज assumptions आर रीजनेबल। वो सिर्फ क्या प्रोवाइड करता है, क्या लिखता है ओपिनियन में कि मैं ये लिख रहा हूं कि मेरे हिसाब से जो assumptions है वो क्या है, सिर्फ रीजनेबल है। इसके अलावा वो कुछ नहीं बोलता। अब मैं दो चीज आपसे पूछ रहा हूँ क्रिस्टल क्लैरिटी लाने के लिए, क्या प्रैक्टिशनर ये डालता है कि रिजल्ट अचीव हो जाएंगे, ये डालता है कि assumptions रीजनेबल है? assumptions रीजनेबल है। वेरी गुड, चारों समझ में आया आपको? ओके। हेंस दिस टाइप ऑफ एश्योरेंस आल्सो प्रोवाइड मॉडरेट लेवल ऑफ एश्योरेंस। मतलब रिव्यू यू फिर तो ये है ना। अब इसके एग्जांपल्स है एश्योरेंस की, मतलब एश्योरेंस एंगेजमेंट के टाइप्स हैं और यहाँ पे एश्योरेंस एंगेजमेंट के मतलब किस तरह का हम लेंगे उसमें। अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो कौन सी टाइप ऑफ एश्योरेंस लेंगे? हाई लेवल, सॉरी, रीजनेबल या लिमिटेड? रीजनेबल। अगर रिव्यू रीजनेबल। है तो लिमिटेड। लिमिटेड। पर्सपेक्टिव है तो सिर्फ प्रोजेक्शंस पे, और किस पे देंगे हम? रीजनेबिलिटी पे। मतलब एश्योरेंस
with respect to reasonability of assumptions and reports on control regarding the design and operation of control. ये कंट्रोल्स मैंने आपको परसों बताया था. What do you mean by controls? बताएगा कोई दोनों में से? What is control? इंटरनल कंट्रोल. कंट्रोल का पेट नेम, इंटरनल कंट्रोल का पेट नेम है ये. इंटरनल कंट्रोल safety measures to prevent misstatement. वो सेफ्टी मेजर्स जो एंटिटी लगाती है ताकि मिस स्टेटमेंट्स प्रिवेंट हो सके या डिटेक्ट हो सके या करेक्ट हो सके. राइट. तो अगर मैं कंट्रोल्स को वेरीफाई कर रहा हूं तो एश्योरेंस किस चीज पे दूंगा मैं कि वो डिजाइन और ऑपरेट प्रॉपरली कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं. ओके, गॉट इट. इतना समझ में आया जो हमने किया? बोरिंग तो नहीं लगा? ठीक है. अभी डीपली तो मैं आपको कल करवाऊंगा ये, बाकी आज मुझे इसका ओवरव्यू देना आपको जो हम कल पढ़ने वाले हैं. दैट इज एंगेजमेंट एंड क्वालिटी कंट्रोल स्टैंडर्ड्स एंड ओवरव्यू. इसमें ये बात बोली गई है कि क्या काम हम करेंगे और क्या चीज फॉलो हम करेंगे. क्या बोला मैंने? क्या काम हम करेंगे और क्या चीज फॉलो करेंगे. अगर मैं हिस्टोरिकल की ऑडिट कर रहा हूं तो क्या फॉलो करूंगा मैं? एसेस. अगर मैं रिव्यू करूंगा हिस्टोरिकल को ही, जो वो 2020 वाला मैंने एग्जांपल लिया था, तो कौन क्या फॉलो करूंगा मैं? SRE. ओके. अगर मैं अदर देन हिस्टोरिकल मतलब पर्सपेक्टिव को ऑडिट करूंगा, नोट ऑडिट गलत बोल रहा हूं इसमें, पर्सपेक्टिव को अगर मैं रिव्यू करूंगा तो कौन सा? SAE. और अगर मैं कंपाइलेशन एंगेजमेंट बोलता हूं तो SRS. व्हाट इज कंपाइलेशन स्टेटमेंट, कंपाइलेशन एंगेजमेंट? देखते हैं दोनों में से कौन बताता है इसको. दैट इज कंपाइलेशन एंगेजमेंट. बोलिए जल्दी. के बाद दोनों में से किसी को, अच्छा छोड़ो. कंपाइलेशन का क्या मतलब होता है? किसी चीज को कंपाइल करना, है ना. एंगेजमेंट आपको पता ही है. मतलब यहाँ पे CA चारू है. अब मैंने इसको अपॉइंट किया. क्यों अपॉइंट किया? ये FS को कंपाइल करवाने के लिए. कंपाइल करवाने का मतलब कि मेरे को सजेस्ट करो कि ये चीज मुझे कहाँ डिस्क्लोज करनी है, कितने शेड्यूल्स बनाने हैं, कितने नोट्स टू अकाउंट बनाने हैं, क्या क्या चीज मैंडेटरली डिस्क्लोज करनी है. तो उस एंगेजमेंट को मैंने बोलता है कंपाइलेशन एंगेजमेंट. यहाँ पे कोई पर्सन किसी की सर्विस लेता है ताकि वो FS को कंपाइल अच्छे से कर सके. अगर कंपाइलेशन के लिए कोई ऑडिटर अपॉइंट हुआ है तो उसमें वो कौन सा फॉलो करेगा? SRE. सॉरी नोट, SRS. दोबारा से देखना एक बार. अगर हम ऑडिट कर रहे हैं तो ऐसे. अगर हम हिस्टोरिकल को रिव्यू कर रहे हैं तो SR. यही याद करवाने हैं मुझे आपको ना आज. ये इतना ही कराऊंगा बस आज मैं आपको. ठीक है, बट इसको मैं याद करवा के छोड़ूंगा आज आपको. हिस्टोरिकल को क्या करना है? रिव्यू. रिव्यू में कौन सा फॉलो करने हैं? SRE, क्योंकि इसके अंदर R है. रिव्यू SRE. यहाँ पे पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव तो अजम्पशंस हम देखते हैं, तो फिर SAE. ठीक है. ये मैं आपको ट्रिक बता रहा हूँ, हालांकि ऐसे लिंक नहीं है. मतलब ऑडिट है तो SA, रिव्यू है हिस्टोरिकल का तो SRE, अगर पर्सपेक्टिव है तो पर्सपेक्टिव अजम्पशंस होता है तो SAE, कंपाइलेशन है तो SRS. ठीक है. इसका मतलब ये तो याद हो जाएगा, आपको करवाने की जरूरत नहीं है. देखो आप लोग बताओगे. अब चार हैं, दो चारों बताएगी, दो तनिषा बताएगी. चलिए चारू, अगर ऑडिट है तो SC. ओके, और अगर पर्सपेक्टिव है तो SAE. SAE. ओके तनिषा, अगर वो क्या था, रिव्यू है
वो भी हिस्टोरिकल का, तो हिस्टोरिकल SRE। SRE। अगर वो कंपाइलेशन का है तो SAS। आपका सेंटर कहाँ पे आता है? SRS। बस, और क्या, हो गया आंसर। ये कंपाइलेशन कंपाइलेशन मतलब आप अपने एग्जाम कहाँ कंपाइल करते हो जाके? एसआरएस में जाके करते हो गया यार। बस, इसको दोबारा करते हैं, ठीक है। ऑडिट है तो एसए, अगर रिव्यू है वो भी हिस्टोरिकल का तो SRE, ठीक है। अगर हमारा पर्सपेक्टिव है तो अजम्पशन वाला SAE, और अगर हमारा कौन सा कंपाइलेशन है तो अपने स्कूल का नाम SRS। हो गया याद आपको ये? अच्छा ये बताओ, स्टैंडर्ड्स बनाता कौन है? कौन बनाता है स्टैंडर्ड्स? बताओ यार, ऐसे मत करो प्लीज। ICAI, और कौन बनाएगा? क्यों? क्यों बनाए उसने एसेज या फिर स्टैंडर्ड्स? ताकि एक स्टैंडर्ड मिल सके ऑडिट के लिए कि किस और बेसिस पे बनाना है। क्वालिटी इंप्रूव हो सके, क्वांटिटी। क्योंकि अगर कोई हमें रूल्स रेगुलेशंस बताएगा तो वो अच्छे से कर पाएगा। अगर वो अपने मनमाने मन से करेगा, ढंग से करेगा, तो क्या पता वो लेफ्ट आउट भी कर दे कुछ। तो क्वालिटी इंक्रीज करने के लिए स्टैंडर्ड्स बताए गए हैं। लास्ट एक पेज रह गया, चलो ये वाई वाला करवा देता हूँ बस मैं ना, फिर छुट्टी। वाई स्टैंडर्ड्स आर नीडेड? क्यों स्टैंडर्ड्स बनाए गए, क्यों नीडेड है वो? पहला, तो इंश्योर कैरिंग आउट द ऑडिट अगेंस्ट द एस्टैब्लिश्ड बेंचमार्क। बेंचमार्क मतलब होता है टारगेट, कि मैं ये चीज देखनी है, इसके लिए मुझे ये फॉलो करने पड़ेंगे, ताकि लोगों को एक बेंचमार्क मिल जाए कि इसके अकॉर्डिंग मुझे वेरिफिकेशन करना है। ओके। सेकंड, क्वालिटी मेंटेन करने के लिए, यूनिफॉर्मिटी लाने के लिए। यूनिफॉर्मिटी सर क्या, अब यहाँ पे 3 सीए बैठे हैं, पहला मैं, दूसरा चारू और तीसरी तनीषा। अब हम अगर स्टैंडर्ड्स ना होते तो तनीषा किसी और तरीके से ऑडिट करती, चारू किसी और तरीके से, मैं किसी और तरीके से। तो आईसीए ने सोचा क्यों ना हम एक ऐसे स्टैंडर्ड्स बना दे कि हर सीए वही फॉलो करे, तो यूनिफॉर्मिटी बनाने के लिए। ओके। टू इक्विप प्रोफेशनल्स विद प्रोफेशनल नॉलेज, नॉलेज गेन करवाने के लिए, मतलब अगर मैं स्टैंडर्ड्स को रीड आउट करूंगा तो मेरे को सफिशिएंट नॉलेज उस चीज की आ जाएगी, और इंप्रूव द ऑडिट क्वालिटी अल्टीमेटली। तो ये था अपना आज का कंटेंट। फिर डाउट हो तो मेरे को पूछो। प्रिंट आउट्स ले लिया आप लोगों ने, निकलवा लिए या नहीं? कब निकालोगे तनिषा? कल पूछूंगा आपसे मैं। और कल ओरल टेस्ट है, जितना हमारा आज तक हुआ है कंटेंट, कोई बहाना नहीं चाहिए मेरे को, ठीक है। कल सारा याद होना चाहिए आपको, जितना मैं करवाया, कल चैप्टर पूरा हो जाएगा अपना ये। उसके बाद हम करेंगे इसकी रिवीजन करेंगे एक बार, अगर आपको नीड हो तो फिर करेंगे क्वेश्चन प्रैक्टिस इसकी, और एमसीक्यूज करेंगे। गॉट इट? चलिए एंड करो मीटिंग, बाय बाय, सी यू सून, हैव अ नाइस डे।